नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अभियान के इस चौथे वीडियो में, जिसमें आज हम सब दो चर वाले रैखिक समीकरण, इंग्लिश में बोले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को देखेंगे। उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसको सॉल्व करने का तरीका भी जानेंगे एक एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ। तो जिसमें इसका नाम है जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर यानी इंग्लिश में अगर बोले तो टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है? तो जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, वेरिएबल्स मीन्स कि जिसका वैल्यू चेंज होता रहे, यानी कि चर, यानी कि जिसका जो मान हो वह बदलता रहे समय के साथ, कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो जिसका कोई। अब जैसे कि एक इक्वेशन बताता हूँ, जैसे कि 2x + 3 = 4y। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें चर कौन है और अचर कौन है? तो चर का मतलब हुआ कि जिसका वैल्यू बदलता रहे, यानी कि x और y का जो वैल्यू है वह समय के साथ बदलता रहेगा। लेकिन 2, 3 और 4 जो है उसका वैल्यू हमेशा, उसका जो मान होगा हमेशा 2, 3 और 4 ही होगा। यही है डिफरेंस वेरिएबल और कांस्टेंट में, चर और अचर में। अब जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर देखें तो x का वैल्यू अगर 2 हो, ठीक है, तो x का वैल्यू अगर 2 हो तो y का वैल्यू कितना आएगा? 7/4 आएगा, 7/4 आएगा। यानी कि x का वैल्यू अगर 2 है तो y का वैल्यू आएगा 7/4। ठीक, लेकिन अगर x का वैल्यू 3 हो तो कितना आएगा? 2 × 3 + 3 = 4y, यानी कि 4y = 9, y = 9/4। अब देखिए, अगर x का वैल्यू हम 3 डाल दिए तो y का वैल्यू आया 9/4। तो इस तरह से देखें तो x का वैल्यू चेंज कर रहा है, y का वैल्यू चेंज कर रहा है समय के साथ, लेकिन जो 2, 3 और जो 4 है उसका वैल्यू तो हमेशा 2, 3 और 4 ही रहेगा। तो इसलिए इन सबको अचर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन वहीं x और y जो है उसको बोलते हैं वेरिएबल, चर। समझे? अब इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? तो देखिए, एक चर वाले समीकरण कहने का मतलब हुआ कि 2x = 12 कर दिए तो इसमें सिर्फ एक ही चर है। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी समीकरण, किसी इक्वेशन में दो चर राशि हो, जैसे कि 2x + 3y = 12, ये अगर कोई इक्वेशन है तो इसमें जो है दो चर हुए, इसलिए इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। और चूंकि एक चर रहता है तो उसको सॉल्व करने के लिए एक समीकरण की आवश्यकता होती है, दो चर रहता है तो उसको सॉल्व करने के लिए कम से कम दो समीकरण की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स भी बोलते हैं, जिसमें एक जोड़ा समीकरण की आवश्यकता होती है, एक जोड़ा इक्वेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आज हम इसको जनरली इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, जनरली इसको इसी फॉर्म में कहा जाता है कि हाँ, इसी फॉर्म का होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब देखिए, इसको इसलिए इस फॉर्म में लिखे कि इसके माध्यम से हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन वो बात समझाने से पहले आपको सबसे पहले बता दें कि इसको रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं। दो चर तो समझ गए आप, रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? देखिए, चूँकि ये जो समीकरण है, आगे जाने पर आपको, और 11th में जाइएगा तो आप सीधी रेखा का जो इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़िएगा तो वो भी सेम यही होता है, ऐसा ही सभी इक्वेशन होता है। यानी कि इसको हम लाइन का इक्वेशन भी बोल सकते हैं, सीधी रेखा का समीकरण भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब इस इक्वेशन को, जब इसका जो समीकरण है इसका जो वैल्यू निकालेंगे x और y का, 2, 3, जैसे यहाँ पे हम निकाले हैं दो वैल्यू निकाले, x का 2 और 3 डाले हैं तो y का अलग अलग वैल्यू है। इसी प्रकार से अगर इस वैल्यू को अगर हम किसी ग्राफ में प्लॉट करेंगे, एक ग्राफ लेंगे, ग्राफ पे अगर इसको डालेंगे x = 2 और y = 7/4, ऐसा फिर ऐसा, तो इसको जो मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा आएगी। ठीक है, हमेशा
ऐसा इक्वेशन होता है ना, रैखिक समीकरण जो होता है उसको ग्राफ में डालने पर हमेशा एक सीधी रेखा आती है। समझ में आ गया क्यों इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए इसका आगे का यूज बताते हैं कि अगर A1/A2 अगर रहेगा और B1/B2 रहेगा, आपस में अगर इक्वल नहीं रहेगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तब क्या होगा, तब ऐसे जो लाइन से दो इक्वेशन, दो जो सीधी रेखा आएगी, जो दो लाइंस आएंगे वो लाइन आपस में एक दूसरे को कट करेंगे, मतलब एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, अगर एक लाइन ऐसे है तो हो सकता है कि एक लाइन ऐसे हो। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं एक जगह पे वो दोनों एक दूसरे को काटेंगे, और जहाँ पे काटेंगे उसका जो नीचे एक्स वाला जो वैल्यू होगा वो होगा, उस दोनों समीकरण को सॉल्व करने पर, दोनों समीकरण को हल करने पर जो आंसर आएगा एक्स बराबर कुछ आएगा और वाई बराबर भी कुछ आएगा। तो इसको अगर सीधे ग्राफ में खींच देते हैं तो जहाँ पर एक्स लाइन को कट करेगा वो एक्स का वैल्यू आंसर आ जाएगा, और जहाँ पे वाई को कट करेगा ना वो वाई वाला आंसर हो जाएगा। समझे, तो इसी तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा रहा तो एक आएगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि A1/A2 जो हो B1/B2 के बराबर हो जाए, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं हो। ये बताइए आपस में बराबर हो लेकिन इसके बराबर नहीं हो, ये भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है कि जब एक दूसरे को बराबर हो जाए और तीसरे के बराबर नहीं हो, तो वो जो ग्राफ में लाइन डालने पर है ना, जो उसको ग्राफ पे अगर खींचा जाए तो उसका जो इक्वेशन बनता है वो दो समानांतर रेखा बनता है, जैसे दो पैरेलल लाइन बनता है जो कि एक दूसरे को कभी कट नहीं करता है। अब देखिए हमको अगर सॉल्यूशन चाहिए, अगर आंसर चाहिए तो एक दूसरे को कट करना चाहिए, लेकिन अगर कट ही नहीं करेगा, एक दूसरे को कहीं पे काटेगा ही नहीं, तो फिर हमारा कहाँ से आंसर निकलेगा। तो ऐसे केस में, ऐसे सिचुएशन में कोई हल नहीं होगा। जो समीकरण हम सॉल्व करेंगे तो नीचे लिख देंगे सीधे कि कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो एनी सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, नो एनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें एक हल होगा। ठीक है, एक हल होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन वही अगर तीसरे केस में जाए कि जब ई भी इसके बराबर भी हो जाए और आपस में तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो, यानी कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2 के, ऐसे केस में क्या होगा, क्योंकि ये भी संभव है। तो ऐसे केस में अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे केस में देखेंगे कि जो दो लाइंस आएंगी हमारे ग्राफ में वो दोनों एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर से पास करेंगी, यानी कि हर पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगी, हर पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगी। यानी कि ये भी इसका आंसर होगा, ये भी इसका आंसर होगा, ये भी इसका आंसर होगा, मतलब बहुत सारा आंसर हो जाएगा। इसको मतलब कहते हैं कि मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, अनेक हल होगा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, अनेक हल होगा। इस तरह से हमारा तीनों कंडीशन है। तो ये तीनों कंडीशन आप एकदम याद रखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो ग्राफ वाले मेथड से जो हम बना रहे हैं, एकदम स्टेट बोर्ड वाले के लिए तो एक ब्रह्मास्त्र की तरह है, जो एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आना ही है, वो भी 5 नंबर का। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जा रहा है तो आपको 5 नंबर फिक्स हो जा रहा है। ठीक है, तो इस पर एकदम फोकस करें, इस पर एकदम ध्यान से पढ़ें, इसको समझें। अब हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ग्राफिकल मेथड से, ग्राफीय विधि से कैसे इसको एक इक्वेशन लेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है, और एक एग्जाम्पल में हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि अगर इतना समझने में डाउट हुआ हो तो एक बार फिर से बैक करके देख ले, फिर उस क्वेश्चन को समझे, तब क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हम एक बहुत ही आसान सवाल के साथ चलेंगे, बाकी सवाल आप प्रैक्टिस करिए, आपको आएगा समझ में। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप हमें बताइए, हम आपका कॉन्सेप्ट कहीं भी डाउट हो आप हमको डायरेक्ट बोलिए, हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, ये हमारा 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 2 समीकरण दिया हुआ है, और इसको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से, ग्राफीय विधि से। ठीक है, और सेम एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा आपको, और आप अगर इसको करने में सक्षम है, आप इसको कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर जो है आपका फिक्स हो जाएगा, 5 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा। और पीछे एग्जाम में पीछे ग्राफ का पेज भी दिया रहता है, जिस पे आप ग्राफ बना दीजिएगा, आपका नंबर आना तय है। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, से
पहला इक्वेशन को लेकर चलते हैं। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा एग्जाम में कि फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर समीकरण 1 से, और तब आगे बढ़िएगा, ठीक है। और कैसे लिखिएगा, तो सबसे पहले ये दोनों फॉर्मेट दिया हुआ है, एक्स और वाई दोनों के टर्म में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले यही कोशिश करेंगे कि इसको बस एक टर्म में लाया जाए, या तो एक्स के टर्म में ला दिया जाए पूरा को, या फिर वाई को टर्म में ला दिया जाए। तो हम इसमें चलिए देखते हैं एक्स के टर्म में ला कर, तो एक्स प्लस वाई बराबर 10 है, तो एक्स बराबर क्या होगा 10 माइनस वाई। अब ये देखिए अभी एक्स के टर्म में आ गया। आप चाहें तो इसको ऐसे वाई के टर्म में ला सकते हैं, वाई बराबर 10 माइनस एक्स, ठीक है, ऐसे भी ला सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक ला लें तो उससे काम हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद ऐसे चार्ट बनाएंगे जिसमें एक्स और वाई के लिए तीन कम से कम वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, तीन वैल्यू हमको चाहिए। तो अगर हम एक्स बराबर 10 माइनस वाई लेके चलते हैं, तो अगर वाई बराबर 2 रखें, ठीक है, 2 नहीं 3 रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको ऐसा वैल्यू चाहिए जो छोटा हो, ग्राफ पे प्लॉट करने पे अच्छा हो। तो अगर ऐसा, और ये आप खुद सोचने लगेंगे 1-2 क्वेश्चन के बाद, ठीक है। वाई बराबर 3 आएगा तो एक्स बराबर कितना आएगा 10 माइनस वाई है, तो 10 माइनस 3 कितना आएगा 7 आएगा। यानी कि वाई का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो एक्स का वैल्यू 7 आएगा, ठीक। वाई की वैल्यू 4 रखते हैं तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 10 माइनस 4 यानी 6। या वाई का वैल्यू 4 रखते हैं तो एक्स का वैल्यू आएगा 6, ठीक। वाई का वैल्यू हम 5 रख के देखते हैं तो क्या आएगा एक्स बराबर 10 माइनस 5, ठीक है, कितना आएगा 5। समझ में आ रहा है ना। अगर आपको नहीं दिखा हो तो एक बार अभी देख लीजिए, एकदम बेसिक चीज़ किए हैं जो कि यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इसको एक बार देख ले, और इस तरह का एक चार्ट बना लेना है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही कम से कम एक किसी एक का वैल्यू खुद से रखते जाना है और दूसरे का वैल्यू आते जाएगा, ठीक है। और उसको ऐसे चार्ट बना लेना है। फिर दूसरे इक्वेशन को लेके चलेंगे, तो इसको भी वैसे ही या तो एक्स के टर्म में कर लेंगे या फिर वाई के टर्म में कर लेंगे, ठीक है। तो हम एक्स को लेकर चल रहे हैं तो इसमें भी एक्स को लेकर चलते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। इसी तरह से इसका भी एक अलग चार्ट बनेगा, ठीक, एक्स और वाई का। अब देखिए अगर हम एक्स बराबर मेरा 4 + वाई है, ठीक है। तो अगर हम वाई बराबर 2 रखते हैं तो एक्स बराबर कितना आएगा 4 + 2 यानी 6 आएगा, ठीक है, ठीक है। अगर y बराबर हम 3 रखते हैं तो x बराबर कितना आएगा 4 + 3 बराबर 7 आएगा, ठीक है। अगर हम y बराबर 1 रखते हैं तो x बराबर कितना आएगा 4 + 1 यानी कि 5। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करना, अगर y बराबर 2 है तो y बराबर 2 है तो x बराबर 3 आया, यहाँ x बराबर आएगा, ठीक है। अगर y बराबर 2 हम रखे हैं, y का वैल्यू अगर 2 रखे हैं तो x बराबर हमारा कितना आया है 3 आया है। अगर y बराबर हम 3 रखे हैं, ओह सॉरी मिसकंसेप्शन। अगर हम y बराबर 2 रखे हैं तो x बराबर हमारा 6 आया है, ठीक है। ये है, थोड़ा लिखने में गलती हो गया। चलिए एक बार फिर से हम इसका चार्ट बनाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा मिसकंसेप्ट हो गया, ठीक है। ये एक नया लेते हैं, एक्स और वाई को। यहाँ पे था x - y बराबर 4, x बराबर 4 + y, y बराबर x - 4, ठीक है। अब देखिए x बराबर जो 4 + y है इसको अगर लेके चला जाए तो क्या होगा, अगर y का वैल्यू हम डालेंगे 2 तो x बराबर कितना आएगा 4 + 2 यानी कि 6, ठीक है। तो अगर y बराबर हम 2 डालें तो x बराबर 6 आ गया। इसको हम ऐसे फिल करते रहेंगे। ठीक उसी तरह से अगर y बराबर हम डालते हैं 3 तो x बराबर कितना आएगा 4 + 3 यानी कि 7 आएगा। तो y बराबर अगर हम डालते हैं 3 तो x बराबर आता है 7, ठीक है। अब देखिए y बराबर अगर हम डालते हैं 1 तो x बराबर कितना आता है 4 + 1 बराबर 5। तो अगर हम y बराबर 1 डालते हैं तो x बराबर आता है हमारा 5। अब देखिए इस तरह से अगर 2 इक्वेशन का 2 चार्ट बन के तैयार हो तो उसके आगे कैसे प्रोसेस करते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में आपके पीछे एक ग्राफ का पेपर दिया होगा, उस ग्राफ के पेपर पे आप इसको ऐसे ग्राफ पे प्लॉट कीजिएगा, ठीक है। हमको निगेटिव वाला का ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इधर का नहीं बना रहे ज़्यादा बड़ा, ठीक है, जब छोटा छोटा बना दे रहे हैं, क्योंकि हमें निगेटिव में उतना मेरा कोई वैल्यू जो है निगेटिव में नहीं है, माइनस में नहीं है,
इसलिए हमको इस साइड को छोटा रख के भी काम चलेंगे, लेकिन आप ग्राफ में जब बनाइएगा तो आप थोड़ा बड़ा ही बनाइएगा। और इस साइड मेरा y और इधर x होगा, ठीक है। अब देखिए हम वैल्यू पुट करते हैं, कहाँ तक मेरा मैक्सिमम वैल्यू 7 तक गया है x में, ठीक है, और y में 4 तक, यानी कि हम 7 तक y x में लेकर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे आपको ग्राफ अगर बनाने आता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सीख लीजिए आज ही वहाँ पे रहता है। और ग्राफ का एक दो बार देखिएगा, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 0, ठीक है। अब देखिए अगर x बराबर 7 है तो y बराबर 3 है। x बराबर अगर 7 है तो y का वैल्यू जो है वो 3 है, ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ। अगर x बराबर 6 है तो y बराबर 4 है, ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ। अगर x बराबर 5 है तो y बराबर भी 5 है, x बराबर 5 है तो y बराबर भी 5 है। देखिए ये हमारा एक लाइन का इक्वेशन आया, ठीक है, एक था, यानी कि जो इक्वेशन पहला था, पहला समीकरण का ऐसा को अगर ग्राफ पर खींचे तो ऐसा लाइन आएगा, ठीक है। अब दूसरे समीकरण के साथ चलते हैं। तो दूसरा समीकरण क्या कहता है, x बराबर अगर 6 लेते हैं तो y बराबर 2 आता है। x बराबर अगर 6 लेते हैं तो y बराबर 2 आता है, ये वाला पॉइंट। x बराबर 7 अगर लेते हैं तो y बराबर 3 आता है, यानी कि x बराबर 7 और y बराबर 3, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। और तीसरा क्या कहता है कि x बराबर अगर 5 लेते हैं तो y बराबर 1 आता है। तो x बराबर अगर 5 लेते हैं तो y बराबर 1 आएगा, यानी कहीं यहाँ पे। अब इसका जो लाइन खींचेंगे यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा एकदम आसानी से कि ये जो लाइन जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहा है वहाँ पे x का जो वैल्यू है वो है 7 और y का वैल्यू कितना है, आप लोग बताइए, y का वैल्यू कितना है 3 आ गया। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वह x बराबर 7 और y बराबर 3 होगा। ये दोनों का जो कंबाइंड आंसर होगा, दोनों को मिलाकर जो समीकरण का हल बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम इस जो हमारा आया है आंसर x बराबर 7 और y बराबर 3, इसको एक बार चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। तो x का वैल्यू हमारा 7 आया है, y का वैल्यू 3 आया है, बराबर 10, यानी कि 10 बराबर 10, यानी कि हमारा LHS जो है वह RHS के बराबर है। इससे यह सिद्ध होता है कि मेरा पहला इक्वेशन को तो हमारा जो आंसर है वो सेटिस्फाइड करता है, संतुष्ट करता है, लेकिन दूसरा इक्वेशन क्या करता है, x माइनस वाई बराबर 4, यानी कि 7 माइनस 3 बराबर 4, यानी 4 बराबर 4, यानी कि इसमें भी LHS बराबर RHS आ रहा है, इससे इसको भी सेटिस्फाई करता है। तो अगर हमारा आंसर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा आंसर एकदम सही है। और एग्जाम में आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो बात अगर बोलता है कि चेक करके दिखाएं तब करना है, अगर नहीं बोलता है तो बस इतना ही पर आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। इतने पे आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसको बीच में इग्नोर कीजिएगा थोड़ा, ठीक है, इसको बीच में थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और ये अगर आपको समझ में आ रहा है पूरा, एक बार देख लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा एक बार। अगर ये आपको पूरा समझ में आ रहा है तो फिर आपको 5 नंबर आपका कोई नहीं ले सकता है, ठीक है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और तरीके से किस तरह से रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। ये तो एक तरीका हुआ ग्राफिकल मेथड, और भी बहुत सारे मेथड हैं, तो अगले वीडियो में उसे देखेंगे।